हेलो एवरीवन, आज है 9 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए, 13 रुपए का शेयर है और इस बैंक को लेकर हर रोज या फिर कह सकते हैं कि हर महीने अब ऐसी खबर आती है कि भैया ये बिजनेस ग्रुप ने डिफॉल्ट कर लिया, इस बिजनेस ग्रुप ने डिफॉल्ट कर लिया, बैंक से पैसा लिया लेकिन चुकाया नहीं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 13 रुपए का ये शेयर क्या हाल फिलहाल में खरीदारी के लिए सही है कि नहीं। और देखिए, पिछले लंबे समय से ये इसी प्राइस के आसपास घूम रहा है, तो कितना वक्त लगेगा इसको बाउंस करने में, या फिर हाल फिलहाल में इन्वेस्ट करना भी चाहिए कि नहीं, या फिर बड़ा लंबा इंतजार करना चाहिए। उन सारी चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 13 रुपए का शेयर है और पिछले एक महीने में देखे तो भाई साहब नीचे धीरे 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 आके टूटता ही जा रहा है। ये तकरीबन 7% के आसपास की गिरावट है और लगातार ये टूट रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में 50% की गिरावट है। देखिए, एक बड़ी गिरावट आई, फिर दोबारा बाउंस बैक, और ये गिरावट तब आई थी जब इन्होंने एफपीओ लॉन्च किया था और बाद में तेजी भी आ गई, फिर टूट गया, फिर बड़ी रफ्तार पकड़ी। फिर अब अगर देखा जाए तो सिर्फ नीचे की तरफ ही आ रहा है। तेजी अगर आती भी है तो वो सिर्फ एक कुछ ही दिनों की तेजी होती है, 2-3 दिन की तेजी होती है, लेकिन उसके सामने पूरे महीने की गिरावट होती है, वो भी धीरे धीरे करके, एक साथ नहीं, धीरे धीरे करके आती है ये। लेकिन जो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए, मुझे इसका जो 12 रुपए का आसपास का जो लेवल है ना, वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है, और जब तक वो लेवल इंटैक्ट है तब तक मेरे हिसाब से यस बैंक का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक एक रफ्तार में एक बड़ी तेजी दिखा देगा। जी नहीं, जी नहीं। इसको ना एक बड़ी रफ्तार दिखाने में, मतलब कंसिस्टेंटली अच्छी ग्रोथ दिखाने में अब इसको लंबा वक्त लगने वाला है। कि देखिए, पहले क्या था कि जो पुरानी लोन बुक थी वो तो इनको परेशान कर ही रही थी। जो पुराने बड़े बड़े जो जो कंपनियां थी वो डिफॉल्ट कर रही थी, लेकिन अब और भी कंपनियां भैया सामने आ रही है। नीतेश एस्टेट ने भैया डिफॉल्ट किया है 712 करोड़ रुपए का। देखिए, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो आपको शायद नीतीश एस्टेट को उतना ज्यादा पता नहीं होगा, लेकिन साउथ में ये बहुत बड़ा नाम है। खास करके बेंगलुरु में अगर हम देखें तो इनकी कई सारी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज देखने को मिल जाती है, कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स इनके चलते हुए देखने को मिलते हैं। और इन्होंने 712 करोड़ रुपए का डिफॉल्ट किया है, और इसकी जानकारी यस बैंक ने ईडी को भी दी है। और भाई साहब, अभी पूरा का पूरा मामला चल रहा है। अब यही होगा कि भाई अब इनसे पैसा चुका, मतलब इनसे पैसा किसी ना किसी तरीके से रिकवर करने की कोशिश चलेगी। देखते हैं कि क्या हाल होता है। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था कि एक ग्रुप था जिन्होंने नेट डिफॉल्ट किया था, उससे पहले भी एक और ग्रुप था जिन जिन लोगों ने नेट डिफॉल्ट किया था। मतलब कोरोना काल में ना भैया लोग डिफॉल्ट, आप सोचिए, बड़े ग्रुप्स की खबरें सामने आती है, जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना डिफॉल्ट करके, उनका तो भैया पता भी नहीं चलता, न्यूज में कहीं आता भी नहीं है वो। ठीक है, हालांकि उनसे रिकवरी बहुत अच्छे से होती है, लेकिन उनका आता भी नहीं है कहीं पर न्यूज पर भी। लार्ज कैप शेयर है, 33,400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो तकरीबन 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर ने तो यहाँ पर हाथ अपने खड़े कर दिए हैं। प्रमोटर मतलब राणा एंड कपूर फैमिली, जो सारे शेयर्स बेच के भैया कब के यहाँ से निकल चुके हैं। बचे एफआईज, 13.77% की होल्डिंग है, 0.30% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड और 5.57% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है। एसबीआई, जो यस बैंक को बचाने के लिए भैया जाना गया है। यस बैंक जब डूब रहा था तब भैया एसबीआई ही था जो भैया सामने आया था, और तकरीबन इन्होंने बहुत सारे शेयर्स खरीदे थे, लेकिन 10 रुपए की कीमत पर खरीदे थे। ठीक है, और बहुत बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर अक्वायर करी, और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में एसबीआई ही है, 30% की होल्डिंग है उनके पास। और एसबीआई के साथ साथ और भी कई सारी बैंक्स रेस्क्यू करने के लिए आई थी, लेकिन उन सारे बैंक को 10 रुपए के भाव पर शेयर दिया गया था। ठीक है, तो वो भी हमें जानना जरूरी है कि भैया 10 रुपए के भाव पर खरीदा था तो कोई लॉस में तो है नहीं। ठीक है, शेयर 13 रुपए का है। टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है क्योंकि शेयर डाउन ट्रेड में है, लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। आप देखिए यहाँ पर लगातार ये नीचे की तरफ जा रहा है। देखिए, ट्रेंड इसका पॉजिटिव कब बन सकता है, जब भैया कोई एक क्वार्टर रिजल्ट्स आए और इनका एक जो प्रॉफिट है वो अच्छा देखने को मिल जाए। जब तक वो नहीं होगा तब तक ट्रेंड इसका नेगेटिव रहने वाला है।
यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 92% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 6% लोग बेचने की और 2% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। यहाँ पर रेवेन्यू में भी देखेंगे तो गिरावट हमें लगातार देखने को मिली है। और प्रॉफिट्स की तो हालांकि क्या ही बात करें, 2 साल से भैया कंपनी मतलब बैंक को भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ रहा है। 2020 में 22,730 करोड़ का सिर्फ नुकसान था, 21 में 3,500 करोड़ का नुकसान। तो भैया लॉसेस बड़े बड़े हो रहे हैं इनको। और प्रमोटर तो अब यहाँ पर है नहीं, तो भैया जो भी यहाँ पर चल रहा है वो एसबीआई के द्वारा ही चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या यस बैंक इस कर्जे के बोझ के तले, मतलब जो डिफॉल्ट हो रहे हैं भैया, पैसा आ नहीं रहा है, तो क्या डूब जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। यस बैंक बिल्कुल भी बर्बाद होने वाला बैंक नहीं है। अगर होने वाला होता बर्बाद, तो ये पिछले साल ही हो गया होता। फालतू में एसबीआई अपना इतना एनर्जी और पैसा वेस्ट नहीं करती यहाँ पर। एसबीआई ने इनको निकाला है तो भैया पूरा निकालेंगे, हालांकि वक्त लगेगा, ठीक है, वक्त लगेगा। लेकिन धीरे 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 यस बैंक को इस दलदल से बाहर निकाला जाएगा। कि देखिए हुआ क्या है कि जो पुराने मैनेजमेंट था, जो राणा कपूर के टाइम का जो मैनेजमेंट था, कई सारे लोन्स ऐसे बांटे जो रिकवर नहीं हुए। अनिल अंबानी ग्रुप की कई सारी कंपनियों को लोन दिया गया, रिकवर नहीं हुआ। जी एक्सेल ग्रुप की कंपनियों को कई सारा लोन दिया गया, रिकवर नहीं हुआ। कॉक्स एंड किंग्स बहुत बड़े लोन्स बांटे गए थे यहाँ पर, रिकवर नहीं हुआ। तो ये भैया सारे के सारे बन गए एनपीएस। तो दिक्कत यहाँ पर हुई कि इनको काफी ज्यादा दिक्कत इनको झेलनी पड़ी थी, लेकिन अब धीरे धीरे पटरी पर आ रहे हैं। बड़ी फंड रेजिंग 2 बार इन्होंने करी है, तीसरी बार भी 10,000 करोड़ की फंड रेजिंग अभी होने वाली है। हालांकि बोर्ड से अप्रूवल मिल चुका है फंड रेजिंग का, तो बहुत जल्दी फंड रेजिंग हो जाएगी यहाँ पर। तो दूसरी तरफ अगर हम ये भी देखने की कोशिश करें तो जब से नया मैनेजमेंट आया है, चीजें सुधार आई है। लेकिन कोरोना से भी उनको लड़ना है, पुरानी जो एनपीएस है उनसे भी लड़ना है। तो भैया दोनों तरफ से इस बैंक पे प्रेशर तो है अभी। तो यहाँ पर हो क्या सकता है आने वाले दिनों में कि देखो, कुछ वक्त तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है, पहली चीज, कुछ वक्त तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे थोड़ी सी तेजी आ जाएगी, देखिए बीच बीच में थोड़ी सी तेजी आएगी, वापस नीचे जाएगा, फिर तेजी आएगी, फिर नीचे जाएगा, ठीक है। वापस फिर से 12 रुपए का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वहां के आसपास पहुंचने के बाद दोबारा तेजी दिखा देगा, दोबारा धीरे धीरे नीचे जाने की कोशिश करेगा ये। तो ऐसे ट्रेड करेगा कब तक, जब तक इनके कोई एक क्वार्टरली रिजल्ट्स में एक अच्छा मुनाफा देखने को नहीं मिल जाता, तब तक सिचुएशन ऐसे ही रह सकती है। लेकिन हाँ, हमेशा नहीं रहेगी, याद रखिए। पहली चीज, यस बैंक बर्बाद नहीं होगा, शेयर कभी भी जीरो नहीं होने वाला है यहाँ पर। और दूसरी चीज यहाँ पर ये कि इसको रिकवर होने में बड़ा लंबा अरसा लगेगा। अब वो 1 साल भी हो सकता है, 6 महीना भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, फिर 2 साल भी हो सकता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि भैया कैसे हालात है, कैसे मैनेजमेंट एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, किस तरीके से मैनेजमेंट एक्टिवली फंड रेज कर रहा है, जिस और कैसे इनकी जो नई स्ट्रेटेजीज है वो वर्कआउट हो रही है। क्योंकि होता क्या है अभी हाल फिलहाल में, यस बैंक जो है वो सीधा सीधा भैया हम कहते हैं कि अब हमको भैया एनपीए बढ़ाने नहीं है, हम ज्यादातर जो फोकस होगा हमारा वो रिटेल लोन के ऊपर रहेगा। डेफिनेटली अच्छा डिसीजन है और उम्मीद करते हैं कि यस बैंक इससे बाहर आए। लेकिन डिफॉल्ट हुए हैं, नीतीश एस्टेट्स ने हाल फिलहाल में ही डिफॉल्ट किया है यहाँ पर। और डेफिनेटली बैंक को नुकसान हुआ है, लेकिन 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 बाद में होगा कि भैया ईडी को कंप्लेन कर दी, अब ईडी भैया बिकवाली करेगा उनके असेट्स की, और जो जो पैसा बचेगा वो आएगा पैसा वहां से, तो वो यस बैंक को ट्रांसफर कर देगा, ठीक ये लो आपका पैसा, ठीक है। तो वैसा हो सकता है यहाँ पर। ओवरऑल मैं कहूंगा यस बैंक मुझे शॉर्ट टर्म के लिए उतना पसंद नहीं आ रहा है, अगर मैं कह दूं शॉर्ट टर्म के लिए मुझे उतना पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली एक हल्का फुल्का रिस्क यहाँ पर जरूर लिया जा सकता है। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूँ, ठीक है, गलती से भी 1,00,000 2,00,000 शेयर मत खरीदना, 10-12 हजार भी शेयर मत खरीदना भैया, छोटी क्वांटिटी ऐड करो यहाँ पर, ठीक है। फिर होता क्या है कि आप बड़ी क्वांटिटी ऐड करते हो, फिर 1 महीने तक ऐसे ही बैठे रहते हो कि यार बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। भाई नहीं बढ़ने वाला है ये अभी हाल फिलहाल में, ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ है और ना ही होने वाला है अभी कुछ शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म का इंतजार करना पड़ेगा, वो भी बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कि किसी जो भी लोग यहाँ पर भैया शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं भैया मत आओ यहाँ पर, ठीक है। अगर आप तभी आओ जब आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का हो और टुकड़ों में खरीदारी करने का इरादा हो, और बहुत बड़ा क्वांटिटी, एक बहुत बड़ी क्वांटिटी भी ऐड नहीं करनी हो आपको। तो यस बैंक छोटा बैंक तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन छोटा शेयर जरूर कहूंगा, छोटे प्राइस पे ट्रेड करने वाला शेयर जरूर कहूंगा। और जैसे ही वक्त बीतता जाएगा, सिचुएशन सामान्य होती जाएगी, और बैंक के शेयर में भी आपका असर देखने को मिल सकता है।
ओवरऑल लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो ही एंट्री लीजिएगा, वरना बिल्कुल भी मत लीजिएगा यहाँ पर एंट्री। ठीक है, और टुकड़ों में ही खरीदारी करो, बहुत बड़ी क्वांटिटी भी खरीदने की जरूरत नहीं है। 12 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर नजर आता है। जब तक वो इंटैक्ट है शेयर में ऊपर जाने के चांसेस है, लेकिन धीरे धीरे जाएगा। ठीक है, बहुत लंबा इंतजार यहाँ पर करना पड़ेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।